भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार के मामले में ये सच्चाई है, गोवा के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में आज आपकी गिनती हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है गोवा के लोगों के लिए बना हुआ मास्टर प्लान का ड्राफ्ट पब्लिक नहीं किया गया है। गोवा के लोगों को जानने का हक है ना कि वो गोवा का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट क्या है, क्यों पब्लिक नहीं किया गया, पूछना चाहते हैं। क्यों सिर्फ ये ड्राफ्ट आपके मित्रों को जो चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में दे रहे हैं, सिर्फ ये ड्राफ्ट की जानकारी उन्हें ही है। कहां क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सिर्फ जानकारी आपके कुछ खास चंद पूंजीपति मित्रों को है। और वो लगातार जमीनें, आरोप लगा रहे हैं हम लोग, करोड़ों की जमीनें कोड़ियों के दाम खरीद रहे हैं और इसका भारी नुकसान गोवा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपके यहां पर बिरला ग्रुप अखबारों में पढ़ने पर आया, कारण कुछ भी बताया जाए, जिन उद्योगपतियों ने इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देने से मना किया, क्योंकि चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, बिरला ग्रुप धंधा कर रहा था, चंदा नहीं ले रहा होगा। अब उसमें इन्होंने पैकअप कर लिया, बिरला ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट यहां से हटा ही दिए और महाराष्ट्र में जाकर लगा दिए। जब एक प्रोजेक्ट आता है तो ये उम्मीद की जाती है रोजगार आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, और स्वाभाविक है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चला जाता है तो फिर बेरोजगारी बढ़ती है। आज सच्चाई ये है कि राष्ट्र में जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है गोवा उससे 3 गुना अधिक है। जनवरी में 11.6% बेरोजगारी थी, अप्रैल 2023 में 15% हो गई और अब 13.7% नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 3 गुना अधिक बेरोजगारी है। ये खबर मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी। 2 युवा है, उम्र जो है इनकी 29 और 27 साल है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पकौड़े नहीं तलना चाहते थे, इंजीनियर थे, नौकरी मांग रहे थे। बेरोजगारी का यह आलम है। इन दोनों भाइयों को नौकरी नहीं मिली, हताश, निराश, फ्रस्ट्रेशन में थे, उससे में घर में अपने आप को बंद कर दिया। खाने के लिए इनके घर में अन्न और दाना नहीं था, और जब इनकी जांच की गई तो पता लगा स्टारवेशन से, भूख से दोनों युवा जो थे इंजीनियर, उन दोनों की मौत हो जाती है। हालात आप देख रहे हैं कितने गंभीर हो चुके हैं कि इंजीनियर पढ़े लिखे 2 युवा घर में बेरोजगारी की वजह से, स्टारवेशन, भुखमरी की वजह से मौत के मुंह में चले गए। ये सच है या झूठ है, ये तो हम हर अखबार की हेडलाइन से, हर अखबार की, और ये पूरे देश में पढ़ी जा रही है, हर एयरपोर्ट पे अखबार। गोवा को इस तरह की घटना शर्मसार करती है और भाजपा के दावों की पोल खोलते हैं। भाजपा के दावों की हम पोल खोलते हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स की, किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च होना चाहिए था और कितना हुआ है, उसकी कुछ जानकारियां भी आई हैं। पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ये सच है या नहीं, मोपा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत या आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क का निर्माण, नेशनल हाईवेज कहें, 11 करोड़ रुपए में अगर देश में 1 किलोमीटर सड़क बन रही है, तो आपके गोवा के अंदर 1 किलोमीटर रोड बनाने का 25 करोड़ रुपया, 1 किलोमीटर रोड का गोवा के अंदर 25 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं या नहीं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, हाँ या ना। आप गोवा का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट गुप्त रखते हैं, पब्लिक नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट कब किसको दे रहे हैं। आप 1 किलोमीटर रोड का 25 करोड़ रुपया पे कर रहे हैं। आपका स्मार्ट सिटी, मैं पूरे देश में 25 राज्यों में गई हूं, स्मार्ट सिटी ढूंढ रही थी, प्रधानमंत्री जी की 100 स्मार्ट सिटी कहां है, मुझे कहीं कोई स्मार्ट सिटी देखने को नहीं मिली।
आज गोवा में आई हूं, पता लगा यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर निर्माण के ऊपर करोड़ों रुपया मात्र भ्रष्टाचार में गया है मोदी जी आपके इन 10 साल के, और यहाँ पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार में। आज हम उसका फील्ड विजिट करने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी को, कि डबल इंजन की सरकार में एक तो स्मार्ट सिटी, गोवा बहुत छोटा सा राज्य तुलना में दूसरे राज्यों के, तो यहाँ तो बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, ताकि हम भी जाए, लाइव करेंगे, पूरे देश को दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी आपके डबल इंजन की सरकार में आपकी स्मार्ट सिटियों का क्या हाल है। वहां पर भी बताया जा रहा है हालात बदतर है, और सारा जो सामान आता है और बिक जाता है भ्रष्टाचार में जा रहा है। बेरोजगारी में इंजीनियर 2 मौत के मुंह में चले गए भुखमरी से, और वहीं पर पता लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर की नौकरी के लिए 30 से 40 लाख रुपया रिश्वत दी जा रही है। मैं दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री आपको चुनौती दे रही हूं, चैलेंज कर रही हूं। आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप कह रहे हैं आपने रोजगार दिए, चैलेंज करके जा रहे हैं, बताइए आपने किसको कहां कहां पर कितनी नौकरियां दी, एक जानकारी खुली कर दीजिए कि ये इनके नाम है, ये इनके पते हैं, ये इनके फोन नंबर है, इनको हमने रोजगार दिया। पहली बात, रोजगार गोवा में नहीं मिला, बेरोजगारी है। जो भी रोजगार अगर मिला है तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ आपकी विधानसभा में, क्योंकि आप अपनी एक विधानसभा की कुर्सी को पक्का रखने के लिए जो गोवा का पूरा हक और अधिकार है नौकरियों को लेकर, वो अपनी विधानसभा तक आपने सीमित कर दिया है। सूची जिस दिन आप जारी करेंगे आप खुद बेनकाब हो जाएंगे कि सारे की सारी रोजगार आपकी विधानसभा में ही कुछ लोगों को गई है, और बाकियों को रिश्वत देकर या फिर बेरोजगार रहकर इस तरह से भुखमरी में का शिकार होना पड़ रहा है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं ना, कब करवाएंगे सीबीआई और ईडी की जांच, हम पूछना चाहते हैं। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जांच स्वाभाविक है। स्मार्ट सिटी हो, मोपा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, आपके मास्टर प्लान का ड्राफ्ट पब्लिक नहीं है, बड़े उद्योग आपको अगर चंदा नहीं दे रहे आपने उनको चलता कर दिया है, तो इन सब पे 1000 करोड़ के करीब, 1000 करोड़ के करीब ये पूरा गोवा के मुख्यमंत्री जी आप पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस 1000 करोड़ के स्कैम की जो जांच है प्रधानमंत्री जी, क्या आप सीबीआई ईडी से करवाएंगे, हम पूछना चाहते हैं। क्या है आप में इतना दम? प्रधानमंत्री जी, हमें मालूम है गोवा से आपको खूब चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कहें और या वैसे भी मिल रहा है, इसीलिए हमें उम्मीद नहीं लगती कि आप अपने ही मुख्यमंत्री गोवा के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे या आवाज उठाएंगे। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, सब मोर्चों पर भाजपा की, या महिला सुरक्षा की मैंने उदाहरण दिए हैं, पूरी तरह से भाजपा सरकार यहां फेल साबित हो रही है। दूसरी ओर हमारा 5 न्याय 25 गारंटी लेकर हम देश में, एक तरफ राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, 10,000 किलोमीटर की। इस 10,000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी जी को देश का बेरोजगार युवा मिला, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं मिली, किसान मिला, श्रमिक मजदूर मिला, सेना का जवान मिला, सब मिला, और तब हमारा न्याय पत्र 10,000 किलोमीटर की यात्रा में न्याय पत्र बनता है। और भाजपा का जुमला पत्र बीच चुनाव में राजनाथ सिंह जी चेयरमैन 10 दिन के अंदर बंद कमरे में जुमला पत्र दिया। अपने जुमला पत्र का पता नहीं, हमारे न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री जी आप आक्रमण करते हैं, झूठ बोलते हैं कि मुस्लिम लीग की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है, बहनों को मंगलसूत्र को, बड़ी बड़ी जनसभाओं में 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, और आप बेरोजगारी, महंगाई, किसान पर ना कुछ बोलकर नाम लेकर कहते हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी आप क्या हासिल कर लेंगे कि ये मुसलमान है और देश का मुसलमान उनके लिए घुसपैठिया है और हमारी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र को खतरा बता रहे हैं।
अभी इससे पहले हमने एक बहुत बड़ा नारी न्याय सम्मेलन किया, कम से कम नहीं तो 500 बहनें वहां पर थी, हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी। आप मेरा वीडियो देखिएगा, जिस बहन के गले में मंगलसूत्र था उसे भी खड़ा किया, जो मुस्लिम बहन थी उसे भी खड़ा किया। कोई किसी में आपस का इस तरह से भेदभाव नहीं है, डर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप डर पैदा कर रहे हैं, माहौल आप खराब कर रहे हैं धर्म के नाम पर वोट मांगकर। हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं, आप सत्ता और कुर्सी तो बचा लेंगे, लेकिन इस देश का क्या होगा? ये भाईचारे को, ये एकता को अगर आप खंडित करेंगे तो ये देश दंगों की आग में जलता आया है। जब सांप्रदायिकता हिंसे हुए हैं, मणिपुर को हम जलते हुए अभी भी 8-9 महीने से अधिक समय हो गया प्रधानमंत्री जी, मणिपुर डबल इंजन भाजपा सरकार है, चर्च जलाई जा रही है वहां पर, लेकिन आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते, चर्चें जलाई जा रही है। अल्पसंख्यक मुसलमानों को नाम देकर घुसपैठिया बताकर, उनका डर बताकर हमारे घोषणा पत्र में झूठी बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, समय दीजिए, हम अपने 48 पेजेस का न्याय पत्र, जिसमें 1548 वर्ड्स है, हम आपके बीच में आकर उसे पढ़ना चाहते हैं मीडिया और पब्लिक में, ताकि आप बता पाए वहां कहां मुस्लिम लीग की बात है, कहां यह बात है कि हम सारी संपत्तियां देश की बेचकर सारा हिंदुओं का, बहनों का मंगलसूत्र तक हम मुसलमानों को देते। ये प्रधानमंत्री जी आपको शोभा नहीं देता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग भी आप बंद कर बैठा हुआ है और इस तरह के सांप्रदायिक धार्मिक भाषण दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों के दावे को खोखला बताते हैं। मैं देश के 25 राज्यों से बताया वो कराई, कहीं कोई लहर नहीं है भाजपा की, कहीं कोई 400 सीटें नहीं आ रही। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान, सरहद में, लद्दाख में आंदोलन हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, अरुणाचल तक में चीन घुसकर बैठ गया, सैटेलाइट तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री जी कहते कोई घुसा नहीं, हमने वायदा किया है, सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया के करीब हम उसके बैंक खातों में हर महीने की 1 तारीख को डालकर उसे महंगाई से राहत देंगे। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरेंगे आते, ताकि बेरोजगारी, पढ़ा लिखा युवा भुखमरी से दम ना तोड़े, जैसे गोवा में हुआ है। हम किसान को 2022 में मोदी जी ने कहा आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कर्ज दुगना हो गया हमारे अन्नदाता पर। हम वायदा करते हैं सत्ता में आते ही एमएसपी पे कानून दिया जाएगा, किसान को उसकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा, उसका सारा कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं। जब आप पूंजीपति मित्रों का प्रधानमंत्री जी 10 साल में 16 लाख करोड़ माफ कर देते, 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, तो हम अपने किसान का कर्ज उसी बजट में माफ कर सकते हैं और हम करेंगे। आजादी के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स कर लगान लगाओ, लेकिन ये आपने किया प्रधानमंत्री जी। हम कृषि उपकरणों पर, खाद, बीज, ट्रैक्टर पर जीएसटी 0 करने जा रहे हैं। श्रमिक न्याय की अगर बात करूं, मनरेगा में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, आज हमारा वायदा है कि नया कानून लाया जाएगा, न्यूनतम जो है मजदूरी कानून, जिसमें 400 रुपया दिहाड़ी रोज का मनरेगा का या देश में किसान जो है उसे देने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। गिनती करो, 5 न्याय 25 गारंटी में 5वां जो है गिनती करो है, और गिनती करो में हम जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। इस जातीय जनगणना में जिसकी जितनी आबादी होगी देश के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर, शिक्षण संस्थानों पर, उनका उतना हक होगा। यह हक संविधान ने उन्हें दिया है, और आज भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आरएसएस के संविधान से बदलने की कोशिश कर रही है। वो लोगों के समान हक और अधिकार छीनने जा रही है। हम ये होने नहीं देंगे। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आरएसएस के संविधान से बदलने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता, जातियों में, धर्मों में भेदभाव नहीं करता। पर आरएसएस का संविधान धर्मों में, जातियों में, अमीर अमीर, गरीब गरीब में ये फर्क खाइयां उन्होंने पैदा की है। इसलिए आरएसएस का खतरनाक जहरीला संविधान
इस देश पर नहीं लागू होना है, कोई भी कीमत उसकी हमें क्यों ना चुकानी पड़े, हम ये साफ कह देते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, और देश की एकता, प्यार, भाईचारा जो है वो हमारा आज खतरे में है। मैं अंतिम गिनती कराऊ के साथ साथ, जिसकी जितनी आबादी उतने हक के साथ, एक और मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अग्निपथ भर्ती योजना। हमने फैसला किया है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी हम रद्द करने जा रहे हैं। सरकार कांग्रेस की आते ही सेना की पक्की भर्ती की बहाली करेगी। जो 2 लाख युवाओं ने कठिन शारीरिक मानसिक परीक्षाएं पास कर ली थी, उनको नौकरी का हक छीना, हम उन्हें नौकरियां देंगे, पक्की नौकरियां देंगे। शहीद का दर्जा छीना, हम शहीद का दर्जा देंगे। आपने कफन में शहीद से तिरंगा छीना है, अग्निपथ भर्ती योजना के नियमों में हम उसे वापस लौटाने की बात करते हैं। इसी के साथ साथ मैं फिर कह रही हूँ, 5 न्याय 25 गारंटी और हमारा 48 पेजेस का न्याय पत्र, और ये सच है आज देश में। मैं यहाँ पर बैठकर बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ से सीधा असम गुवाहाटी के लिए तीसरे चरण के चुनाव के लिए जा रही हूँ। पूरे देश में ये तय हो चुका है कि भाजपा 400 सीटें नहीं 200 सीटों से नीचे सिमेट्रिक खत्म होने वाली और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हमने ये भी इसमें कहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को इस सरकार ने कमजोर किया है। वो कानून हम लाए, लेकिन इस सरकार ने उसे कमजोर किया। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को गिराया, विधायकों को पार्टी में शामिल किया। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता था सदस्यता रद्द होनी चाहिए, दोबारा चुनाव होने चाहिए। पर गोवा सबसे बड़ा उदाहरण है। कानून की, संविधान की धज्जियां, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर विधायक एक चुनाव चिन्ह पर जीता, सरकार दूसरे के बैठा है। एंटी डिफेक्शन लॉ कमजोर कर दिया गया है। जनता के बीच में दोबारा जाना चाहिए था, धोखा जनता के साथ किया, उसके एक वोट से किया। हम आते ही एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत बनाने जा रहे हैं कि जैसे ही किसी सदस्य ने पार्टी छोड़ी, उसी समय उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इसके खिलाफ क्यों हैं? हम पूछना चाहते हैं, आप क्यों इसके खिलाफ हैं? इसका समर्थन तो आपको करना चाहिए कि हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ मजबूत होना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इसे कमजोर बनाने की, लोकतंत्र, संविधान, कानूनों को कमजोर बनाने की जो कोशिश है वो किसी और से नहीं, सर्वोच्च पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री द्वारा ही खुद की जा रही है। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ, आप आए और आपके कोई भी सवाल हो मैं उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन ये फिर कह के जा रही हूँ, गोवा के मुख्यमंत्री आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ गोवा के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। हम आंदोलन करते आए हैं, आंदोलन करते आएंगे। हम फिर मांग करते हैं सीबीआई ईडी की जांच प्रधानमंत्री जी करवाइए, वरना 24 में सत्ता आ रही है हमारे हाथ में। देश हमें बहुमत देगा और इसकी जांच हम कराकर आपके एक भ्रष्ट मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये हम बताकर जा रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कर रही है, दूसरी तरफ पीएम जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को समर्थन दे रहे हैं। यही हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को आप लेकर आए, हमने विरोध किया, विरोध को सुना नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपके पास संख्या बहुमत था, तानाशाह हो गया था। अब उसके बाद आपने इसको सीक्रेट रखा, गुप्त रखा। जानने का हक है, आरटीआई सूचना का अधिकार, जानने का हक था जनता को कि राजनीतिक दलों को कौन पैसा चंदा दे रहा है, किस लिए दे रहा है, कितना दे रहा है, बदले में उसको फायदा क्या हो रहा है। आपने उसे गुप्त रखा। सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र की इस लड़ाई को हम सब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर लड़ा और हम लोग उस लड़ाई को जीतने में कामयाब हुए। और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको एसबीआई जानकारी देने के लिए 30 जून का समय मांग रहा था, क्योंकि चुनाव खत्म हो जाते, क्योंकि एसबीआई सरकार के अधीन है। सरकार ने कहा नहीं खुलासा होगा, एसबीआई ने कोर्ट को लिख कर दिया, कोर्ट ने माना नहीं और बोला नहीं अभी बताओ। और देश के सामने पोल खुल गई कि कैसे कैसे उन्होंने बीफ कंपनियां
गाय के नाम पर वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा आरएसएस गाय के नाम पर, गाय को माता कहते हैं, और पता लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड में 200 करोड़ 200 करोड़ से अधिक आपने जहां पर गाय काटी जाती है उनसे लिया है पैसा। आपने कोरोना काल में जो हमारी दवाइयां बनाने वाली, जिनसे लोगों की मौत हुई, जो दवाइयां सही नहीं थी, उन दवाइयों कंपनियों से आपने चंदे लिए। तो भाजपा पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में कि चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, अगर आप नहीं देंगे तो ईडी सीबीआई भेज के, छोटे छोटे उद्योगपतियों की ईडी सीबीआई भेजी, सबसे चंदा ली और सबके केस खत्म कर दिए गए। आज 2 इलेक्टेड मुख्यमंत्री आपके दिल्ली के और झारखंड के बीच चुनाव में चुनी हुई सरकारों के चुने हुए मुख्यमंत्री इस समय जेल में भी है, प्रचार में नहीं है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? कांग्रेस के खातों को इनकम टैक्स के रेड में या उसमें इनकम टैक्स के उसमें जो है वो सीज कर दिया गया, करोड़ों रुपया फाइन के नाम से निकाल लिया गया। राहुल गांधी जी के एसपीजी सुरक्षा छीनी, सरकारी आवाज छीना, सांसद सदस्यता उनकी छीनी, उन्हें जेल भेजने की तैयारी थी कि लोकतंत्र की आवाज। और पहली बार हुआ कि देश में 150 सांसदों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया हो और कानून पास कर दिए गए हो। तो ये देश लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आप मीडिया साथियों के माध्यम से गोवा के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगी, 7 मई को गोवा की दोनों सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 7 मई को आपका वोट गोवा के साथ साथ देश के भविष्य के लिए होगा। आपका वोट देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। आपका वोट देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए होगा। आपका वोट इस देश की जो धार्मिक, हमारी जो आपस में प्यार, भाईचारा, एकता है, उसे बनाए रखने के लिए होगा। तो मैं ये अपील गोवा के लोगों से करना चाहती हूँ। अभी और एक अभी बोला कि लास्ट में आपने बोला कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि ज्यादातर इससे पहले वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। देखिए, हम जब सरकार में आए तो हम लेकर आए एंटी डिफेक्शन लॉ। हमें नहीं मानता भाजपा और आरएसएस को इतना बहुमत के बाद वो तानाशाह हो जाएंगे। हमें लगा था बहुमत मिला, विश्वास मिला लोगों का, तो ज्यादा डेमोक्रेटिक होंगे, पर वो डिक्टेटरशिप की भूमिका में आ गए। अब हमें महसूस हुआ है नुकसान हमें नहीं हुआ। नुकसान अगर कर्नाटका की सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, हिमाचल की सरकार भी गिराने की कोशिश है, झारखंड की, अगर सरकारें गिरती है तो कांग्रेस का नुकसान नहीं है। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में लोगों की चुनी हुई सरकारों को कमजोर करके देश को कमजोर करने का सवाल है। इसलिए हम इस एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत बनाने की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप एंटी डिफेक्शन लॉ जो मजबूत बनाने की आप बात कर रहे हैं, अगर 2/3 मेजोरिटी से गए तो क्या, कैसे आप देखिए, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या? अभी हम लोग चुनाव में 3rd फेज का वोट होगा, उसके बाद 7th फेज तक हमें जाना है। हमारा इंडिया अलायंस का हमें मालूम है सरकार बनेगा, हम लोग मिलकर बैठेंगे। अभी हमारा एक न्याय पत्र है, हमारे दूसरे एलाइज अपना कुछ उनका गारंटी है। फिर जब हम लोग एक मंच पर आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और आप जो बात कर रहे हैं स्वाभाविक ऐसे बहुत से सवाल है जिसके जवाब चुनाव के बाद जो चुनकर आई पार्टियां और सदस्य होंगे वो स्वाभाविक है, उसके ऊपर जरूर सोचेंगे और बात करेंगे। कर्नाटका में बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे नेहा हिरेमठ की मर्डर हुई है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? देखिए, नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ, कौन गया उनके घर में? जेपी नड्डा जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में नेहा का नाम लिया, और नेहा को न्याय मिलेगा क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, न्याय मिलेगा। राजनीतिकरण करने के लिए जेपी नड्डा जी नेहा के घर पहुंचे, पर प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 1000 बेटियों के घर जेपी नड्डा जी कब जाएंगे पूछिए? 1000 बेटियों को भी न्याय मिले नेहा की तरह। उनकी आवाज जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी कौन से मंच से उठाएंगे? आप एक की बात कर रहे हैं न्याय देने की, हम उस एक के साथ साथ 1000 की बात कर रहे हैं। आपने महिला सुरक्षा की बात की है, और आपने अभी बोला कि गोवा में महिलाओं का आवाज बढ़ाने के लिए विजय जो है उनको मंत्री पद नहीं बनाया। अभी इलेक्शन में चांस था, अभी साउथ में बीजेपी ने महिला कैंडिडेट दी है, कांग्रेस में महिला इंटरेस्टेड थी, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? देखिए, बिल्कुल आपने कहा महिला इंटरेस्टेड थी, लेकिन सीटें मात्र 2 हैं,
और उसके बाद जो फैसला लिया गया है, आप सिर्फ ये विधानसभा का चुनाव होता, असेंबली विद इन गोवा, तो मैं आपसे सहमत होती, लेकिन कि इतनी 40 विधानसभा की सीटें महिलाएं नहीं दी। ये देश का चुनाव है, तो आपको एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी कि किस पार्टी ने 543 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर महिला आरक्षण पास हो गया होता, जो हो गया, लागू होता, तो ये सच था या नहीं कि इस चुनाव ने 2024 में 180 हमारी 180 बहनें चुनाव लड़ती, जीतती, और इसी 24 में 180 बहनें संसद पहुंचती। किसने उनको संसद में जाने से रोका? प्रधानमंत्री जी। असेंबली में भी विक्टोरिया फर्नांडिस एक ही आपकी संसद के ऊपर एमएलए थी, और उनकी मांग थी कि उनको मंत्री पद दिया जाए, पर उन्होंने कांग्रेस ने नहीं दिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपका ये कहना है कि हमने नहीं दिया, मान लीजिए हमारा तो अब पास हो गया, आप प्रेजेंट में ये कह रहे हैं कि भाजपा ने अगर नहीं दे रही है तो ठीक है, हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए, है ना? अब जो पास था वो पास था, पास में बहुत चीजें अच्छी हुई, बहुत चीजें करनी थी, नहीं हुई, आई एग्री, महिला मंत्री होनी चाहिए थी, लेकिन आज जिसकी सरकार है उसको बचाने के लिए आप प्रधानमंत्री वही तो कर रहे हैं। सवाल जवाब हिसाब किसको देना है? 10 साल जो प्रधानमंत्री उसे जब कांग्रेस को देना है। तो मैं आज की बात कर रही हूँ, आप कल की बात। माधवी का इशू आप कैसे करेंगे? माधवी का इशू आप कैसे सॉल्व करेंगे? माधवी रिवर कर्नाटक में कांग्रेस का गवर्नमेंट है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, कर्नाटक में हमारी सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है। पहल करे केंद्र सरकार, लाए भाजपा को, गोवा को मंच पर, 2:1 है ना। लेकिन पहले क्या था? केंद्र में भाजपा, कर्नाटका में भाजपा, गोवा में भाजपा। तब उनकी नियत थी और उनकी नियत नहीं थी तब भी, अब भी भाजपा की नियत नहीं है। जब तीनों जगह वो थे, मामले को सुलझा सकते थे, सॉल्यूशन निकाल सकते थे, तब उन्होंने नहीं किया। आप समझ रहे हैं? अब भी वही नहीं चाहते। ये पास हो गया, मैम ये पास हो गया। फ्यूचर में कांग्रेस महादेवी के लिए स्टेप उठाएंगी क्या कर्नाटक के साथ? देखिए, आप एक्साइटेड मत हुई, कोई खत्म करेंगे यही पीसी को। उन्होंने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आप फिर एक सेकंड, फिर वही बीच में काट रहे हैं, सवाल दे दिया ना, जवाब ले लीजिए। नहीं, इसको पता है क्या, बहुत लोकली चला जाएगा। हम राष्ट्र का चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे का जवाब मैं दे चुकी हूँ। प्रधानमंत्री जी पहल कर दीजिए। मैम जब प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, तो प्रज्वल रेवन्ना इसके पहले जो कांग्रेस की अलायंस के साथ थे, अलायंस पार्टनर, जो 2019 के इलेक्शन में सामने खड़े थे, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट दिया था। कांग्रेस और अलायंस में, और जितने भी हमारा असेंबली इलेक्शन कर्नाटका कब हुआ? क्या कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर लड़ी? नहीं लड़ी। ताजा बात यह है कि हमने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं किया, हम अकेले अपने दम पर लड़े, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को कर्नाटका में हराया और अपनी सरकार हमने बना ली है। जेडीएस के साथ किसी का अलायंस हुआ है तो वो भाजपा का हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही पता था तेलंगाना में बीआरएस, कर्नाटका में आपका जो है जेडीएस, ये भाजपा की बी टीम में है। हम अपने दम पर दोनों राज्यों में लड़े और हम दोनों राज्यों में सरकार जेडीएस की बात कर रहे हैं, आप ही सारे सवाल करेंगे, आप ही सारे सवाल नहीं, अभी गलत तरीका चीखे मत, अनुशासन बनाकर रखिए। और भी पत्रकार साथी एक सवाल नहीं किया इन्होंने। बद्दल एक प्रश्न असा की इंदिरा गांधी 75 सर 100 साल 125 साल पे बात जाएंगे। आज में 7 महीने इंदिरा गांधी ने भाजपा की बात 50 साल 70 साल 80 साल, आज की बात क्यों नहीं? भाजपा को बचकर निकलने नहीं देंगे। डिक्टेटरशिप लाके की है ना, जातीय जात पात के राजकारण करते हैं, मुझे कैसा आपने मैनिफेस्टो में बोला है कि गिनती को बिल्कुल जातीय जनगणना, हाँ जातीय जनगणना, ये जातीय पॉलिटिक्स नहीं होगी। नहीं, कैसे होगी? ये आबादी किसकी है इस देश में? भाजपा कहती है हिंदू राष्ट्र, स्वाभाविक है, मैं हिंदू हूँ, मेरी आबादी ज्यादा है, हिंदू राष्ट्र है। जातीय जनगणना जब होगी तो किसकी आबादी ज्यादा होगी? हिंदुओं की ही होगी। और हम भी तो यही कह रहे हैं, जातीय जनगणना कराइए, जिसकी जितनी आबादी होगी, देश के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर, संपत्तियों पर उसका उतना हक होगा।
इसमें डरने की क्या बात है? प्रधानमंत्री जी तानाशाह कहता है कि अपने घोषणा पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तानाशाही है। इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन भाजपा के घोषणा पत्र में जो है वो नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधीची सभा लावपाची एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत आम्ही ठरल्या प्रमाणे तुमकां इंटिमेशन धाडलेले। आम्ही स्मार्ट सिटीचे आइए हम लोग स्मार्ट सिटी दिखाएं आपको। आम्ही स्मार्ट सिटी बेटा आपको विपक्ष के चश्मे से दिखाएंगे, आपको स्मार्ट सिटी विपक्ष के चश्मे से दिखाएंगे। मैडम का चश्मा दिखाता है। हे फोटो तुमकां हांगा तुमच्या फुड्यान दाखयतात आनी मागीर अलकाजी लांबा तुमकां संबोधीत करतली। वचत थंय मोदी का परिवार ही चर्चा कर। खरो मोदी का परिवार कोण हे तुमच्या फुड्यान ह्या फोटोवान आसा। मोदी का परिवार तेचे चारित्र, तेंचे बॅकग्राऊंड कितें आनी ते कोण खऱ्या अर्थान मोदी परिवार ते आयज तुमकां आमची मॅडम ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान सांगतली आनी त्याच बरोबर इतर विशय तुमच्या मुखार मांडटली। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। 10 जनवरी को मैंने भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। आज 110 दिन में मैंने 25 राज्यों के दौरे किए। 110 दिन में 25 राज्यों से होकर, मैं अगर कहेंगे तो जम्मू कश्मीर से केरला तक, मणिपुर से लेकर पूरा आपका छत्तीसगढ़ और ये इलाकों होकर आए। इन 25 राज्यों में 50 से अधिक महिला नारी न्याय सम्मेलन किए। हजारों बहनों से मैं मिली हूं। देश में महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में और भी बढ़ोतरी हुई है। अपराधियों की हिम्मत बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार बेटियों के साथ नहीं, विक्टिम के साथ नहीं, अपराधियों के साथ खड़ी है। आपके सामने उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये पेश रखा है, मोदी का परिवार। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटी के यौन सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला है। एफआईआर नहीं होती। अमित शाह जी, दिल्ली की पुलिस एफआईआर नहीं होने देते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर होती है, गिरफ्तारी नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप सिंह हरियाणा में बीजेपी के मिनिस्टर हैं। हरियाणा पुलिस एफआईआर नहीं कर रही। सरकार है, मिनिस्टर है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद संदीप सिंह हरियाणा में मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर होती है। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई है। राम दुलारे भाजपा के उत्तर प्रदेश से एमएलए हैं। अगेन नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी और उम्र कैद की सजा। केंद्र में कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस शख्स के साथ दिख रहे हैं वो और कोई नहीं, बीएचयू में, वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं चुनकर, उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा के साथ गैंग रेप होता है और ये उनमें से एक है। इसका अरेस्ट नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का प्रचार कर रहे थे। आंदोलन हुआ बीएचयू में, तब ये गिरफ्तार होते हैं। इनकी पहुंच देखिए कहां तक है इन सबकी। यही नहीं, एक और मामला। कल मैं कर्नाटका बेंगलोर में थी। कर्नाटका में हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, सांसद हैं, भाजपा के जेडीएस के ज्वाइंट कैंडिडेट है। एक दो नहीं, 1000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप के वीडियो, 3000 वीडियो पब्लिक में है।
3,000 videos, 1,000 more than women. मोदी का परिवार, हासन के इस सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, आपका एक वोट हासन की सीट पर प्रधानमंत्री जी को वोट जाएगा। सुनिए, मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। देश का भविष्य तय करेगा। प्रज्वल रेवन्ना को एक एक वोट, और आज वो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी भाग गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, एसआईटी गठित हो गई है। हमने कल वहां पर, मैं बेंगलोर में थी, महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी, प्रेस वार्ता की, मैंने आंदोलन किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारी दबाव के कारण जेडीएस को आज इन्हें पार्टी से निकालना पड़ा। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, क्या मजबूरी है, क्लीन चिट दे रहे हैं। एसआईटी की जांच के बिना बता रहे हैं वीडियो फेक है। एक विक्टिम सामने आई है और हमें पूरी उम्मीद है जल्द और भी विक्टिम सामने आएगी। मजबूरी क्या है, प्रधानमंत्री जी पूछना चाहते हैं। जेडीएस ने अपना पल्ला झाड़ दिया, आप अभी भी समर्थन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आपका एक वोट मोदी जी को मजबूत करेगा या देश को मजबूत करेगा। ये बेटी बचाओ के नारे, यहां पर भी सिद्धि नायक शव मिलता है, पोस्टमार्टम हुआ होगा ना, क्या हुआ उस बेटी के साथ, सिद्धि नायक गोवा की बेटी के साथ। 1-2 साल नहीं, कितने साल हो गए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, सिद्धि नायक की मौत पर आप चुप क्यों हैं? क्या जांच हुई, कब हुई, क्या हुई, क्या सच्चाई है, तो आप देश जानना चाहता है कि आप क्या है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप शामिल तो नहीं है, या आपके लोग तो शामिल नहीं है कि जांच हुई तो आप लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो बेटी बचाओ के नारा देने वालों का परिवार दिखाया, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के ग्रैंडसन हैं, खुद एमपी हैं, इनके पिताजी फादर एमएलए हैं। दोनों बाप बेटा सेक्सुअल हरासमेंट में एफआईआर में है कि बाप और बेटा। 5 साल एमएलए था, महिला काम के लिए जाती थी, कोई आधार कार्ड, कोई राशन कार्ड, कोई नौकरी के लिए जो भी आता था उनके साथ वो बलात्कार करता था, वीडियो बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। ये 5 साल तक किया, और जब वीडियो सामने आई, एफआईआर हुई, एसआईटी का गठन हुआ, प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गया। लेकिन मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं कि आप जर्मनी की सरकार से बात करके इसे वापस लाएंगे या अभी तक जो बचा रहे हैं वो बचाते रहेंगे। ये आता है। और महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग वही पूछ रही थी अपने अध्यक्ष से कि यहाँ कितनी महिला मंत्री हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर अपराध बढ़ रहा है तो कोई तो आवाज होगी विधानसभा में बोलने वाली। 3 विधायक बताई गई महिलाएं हैं, लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं है, क्योंकि शायद प्रमोद सावंत जी की सरकार को या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ये महसूस नहीं होता, जरूरी नहीं लगता कि कोई महिला मंत्री हो, ताकि दबाव बनेगा, महिलाओं के मुद्दों पर बात करनी उनको पड़ेगी। परिवारवाद, 3 पीढ़ियां हैं जिनके साथ मोदी जी आपका रिश्ता है कर्नाटक में। एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, उनका ये 3rd जनरेशन जो देश छोड़कर भाग गया, गंभीर यौन उत्पीड़न बलात्कार के आरोपों में, हजारों एफआईआर वीडियो हैं। ये इनका परिवारवाद और बेटी बचाओ के नारे को खोखला साबित करता है। मैं भ्रष्टाचार के मामले पर आ रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री